जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक की यूनिट 3 के दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य की गणना करना है। फर्स्ट सीरीज क्वेश्चन में से लिखेंगे, सेकंड सीरीज क्वेश्चन में से लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है MV का अर्थ है कि आपको एक फार्मूला यूज़ करना होता है MV निकालने के लिए, L1 + L2 अपॉन 2। L1 है ये और L2 है ये। 10 और 20 को हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 30 और 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 15। ऐसे 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब आगे हमें ये नहीं करना है, हमें ये देखना है कि 15 से 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। तो 10 के डिफरेंस से हम संख्या को लिखेंगे। जैसे 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 10 55, 55 और 10 65 और 65 और 10 75। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम है FX के लिए हम, ये F है और ये MV वाला X है। तो 2 × 15 करेंगे तो हमें 33, 7 × 25 = 175, 10 × 35 = 350, 15 × 45 = 675, 20 × 55 = 1100, 16 × 65 = 1040, 6 × 75 450। तो इस प्रकार से हम FX का फिर टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा 3820। F का टोटल करेंगे तो ये आएगा 76। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे, सिग्मा FX 3820 और N की वैल्यू है 76, डिवाइड करेंगे तो 50.26 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यिका की गणना करना है। फर्स्ट और सेकंड सीरीज क्वेश्चन में दी गई है, हमें CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए 5 को हम 5 लिख लेंगे, 5 + 15 20, 20 + 25 45, 45 + 8 53, 53 + 3 = 56। तो ये आपकी CF हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो लास्ट वाली CF होती है वही N यानी F का टोटल होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे, N हमारा 56 है और अपॉन 2, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। 28 जो है 0 से 5 में नहीं आता, 0 से 20 में नहीं आता, 0 से 45 के बीच में आता है। तो ये इसके सामने का वर्ग हमारा मध्य का वर्ग होगा, हम L1 और L2 लिख लेंगे। इसके सामने की CF हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और इसके ऊपर की संख्या हमारी CF होगी। इसके बाद फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, L1 30, L2 60, L1 30, F 25, M 28, C 20। वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। 30 को 30 लिखेंगे, 60 - 30 = 30, 28 - 20 = 8, डिवाइडेड बाय 25। 30 में हम 8 को इंटू करके 25 से डिवाइड करेंगे तो 9.6, 39.6 हमारा आंसर होगा। हमें बहुलक की गणना करना है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपको क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम। इसके बाद अब हम इसको अपवर्जी आवृत्ति में बदलेंगे। तो 10 से कम को हम 0 से 10, 20 से कम को 10 से 20, इस प्रकार से हम 10 के डिफरेंस से ये कॉलम बना लेंगे। फिर छात्र संख्या, 0 से कम वालों की आवृत्ति तो 10 ही रहेगी, 20 से कम में 10 से कम वाले शामिल होंगे, इसलिए 30 में से हम 10 को माइनस करेंगे और हमें 20 आवृत्ति मिलेगी। फिर 20 से 30 के लिए हम 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो 30 मिलेगा। फिर 30 से 40 की आवृत्ति के लिए हम 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा। 40 से 50 की आवृत्ति के लिए हम 90 में से
80 को माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम दो कॉलम एक्स और एफ को अगली ये जो टेबल बनाएंगे इसमें हमने एक्स और एफ को लिख दिया है, मद का आकार और फर्स्ट कॉलम में ये आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये दो हमने जो निकाले हुए थे उससे लिखा। अगला हम इसे सॉल्व करेंगे। सेकंड कॉलम में ये जो मैं लिख रही हूँ इसको आपको रफली अपने रिकॉर्ड में लिखना है, एग्ज़ाम में तो जैसा इसमें किया हुआ है वैसा करना है। अगले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, +2 यानी दो दो के जोड़ लेंगे। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 और 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के लिए हम -1 + 2 यानी एक को छोड़कर दो दो को जोड़ लेंगे। 10 जो है उसको हम छोड़ देंगे और 20 और 30 को यदि हम जोड़ेंगे तो 50 और अगला हम 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम +3 यानी 3 को जोड़ेंगे तो 10 20 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। अगला 3 का कॉलम नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे अगली संख्याओं को। अगले में हम -1 + 3 करेंगे यानी 10 को हम छोड़ देंगे, ऊपर का 20 और 30 50 और 20 70। नेक्स्ट के लिए -2 + 3 है यानी ऊपर की तीन संख्याओं -2 है, ऊपर की दो संख्याओं को जोड़कर हम छोड़कर हम 3 को जोड़ेंगे यानी 10 और 20 जो हैं शुरू की इनको हम छोड़ देंगे और 30 और 20 50 और 10 60। इस प्रकार से हम ये समूहीकरण आवृत्ति बना लेंगे। अच्छा, ये मैं एक बार और लिख देती हूँ आपको याद करने के लिए कि पहले वाले में +2 होता है, दूसरे वाले में जो है -1 + 2, तीसरे वाले में +3, चौथे वाले में -1 + 3 और नेक्स्ट वाले कॉलम में -2 + 3। तो ये रफली आप याद कर लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि किन किन आवृत्तियों को हमने छोड़ा है और किन को जोड़ा है। आगे हमें क्या करना है कि जैसे ये फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें देखना है सबसे अधिक आवृत्ति क्या है, 30। 30 के सामने का वर्ग क्या है, 20 से 30, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर सेकंड वाले कॉलम में अधिकतम आवृत्ति है 50। 50 जो है 20 और 30 का जोड़ है यानी इसके सामने का मद का आकार 20 से 30 और 30 से 40 को हम यहाँ लिख लेंगे। सबसे अधिक आवृत्ति है 50 और ये 50 जो है वो इन दोनों मद के आकार इसमें शामिल हैं। इसके बाद 60 में ये 1 2 3 ये मद के आकार शामिल हैं। फिर 70 जो है इसमें आपके 3 मद के आकार शामिल हैं यानी पहला वाला मद हमने छोड़ दिया था और फिर हमने 3 को जोड़ा था, 1 2 3, तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। फिर लास्ट वाले में हमने 2 मद के आकार ये छोड़ दिए थे और फिर लास्ट के 3 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 ये हमने लिखे हुए थे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जैसे 0 से 10 जो है वो ये जो हमने नीचे टेबल बनाई है इसमें कितनी बार आया है, तो ये केवल एक ही बार आया तो हमने 1 लिख दिया। फिर 10 से 20 कितनी बार आया है, तो 10 से 20 1 2 और 10 से 20 आपका 3 बार आया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। इसको हम जूम कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कितनी बार कौन सा आया है। चलिए, तो ये हमने अभी देखा था कि ये 1 बार आया है। फिर 10 से 20 हम देख रहे थे तो 1 और 2 और ये 3, 10 से 20 3 बार आया है। इसके बाद 20 से 30 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। और इसी प्रकार से आप अन्य आवृत्तियाँ भी देख लेंगे।
तो अब इसको करने के बाद आप ये देखेंगे कि सबसे अधिक बार जो है आपकी कौन सी संख्या आई है। तो सबसे अधिक बार जो है आपकी संख्या 6 आई है, यानी 6 के सामने का ये जो वर्ग है ये भूयष्टिक वर्ग होगा। इसके ऊपर हम L1 और L2 लिख देंगे और इसके सामने की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F1 होगी, ऊपर की F0 और नीचे की F2। फिर हम ये फार्मूला लिखेंगे और फिर फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। L1 20 है, ये देखिए ये 20 है तो 20 लिख दिया। फिर F1 माइनस F0, ये F1 30 है, F0 20 है और 2F1 माइनस F0 F2, तो यही हमने नीचे लिख दिया, इंटू 2 कर दिया। F0 लास्ट में हमें F2 लिखना है तो F2 हमारा 20 है। L2 माइनस L1, L2 हमारा है 30 और L1 है 20, ये हमने लिख दिया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 20 को 20 लिख देंगे, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 20 अगेन 10, 2 इंटू 30 60। अब -20 ऐसे लिख दिया। 60 में 20 और 20 को जोड़ेंगे तो -40 और प्लस के 60, 60 में से 40 माइनस होंगे तो 20 आएंगे। ये 20 को हमने 20 लिखा है, यहाँ पर 10 को 10 लिखा है और फिर ये 10 को इधर लिख दिया। इसके बाद फिर 20 को 20, 10 इंटू 20 करेंगे तो 100 आएगा और ये नीचे 20। अब 20 को हम 10 से डिवाइड 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और इसके बाद हम 20 में 5 को जोड़ेंगे तो आंसर आपका 25 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे औसत की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे औसत की जो विशेषता है, पहली विशेषता है अच्छे औसत की कि ये प्रतिनिधि होना चाहिए। औसत क्या होता है, जैसे 1 2 3 संख्या है तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 1 2 3 यानी 6 और कितनी संख्या है 3, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो औसत क्या आएगा हमारा 2। तो अच्छा औसत जो है वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे 2 जो है वो तीनों संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रही है, एक संख्या इससे छोटी है और एक संख्या इससे बड़ी है। स्पष्ट और स्थिर, मतलब ये जो 2 आपका आंसर आया ये स्पष्ट और स्थिर होना चाहिए, इसमें बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरल, अच्छा माध्य, जैसे अभी हमने माध्य निकाला तो इसका कैलकुलेशन कैसा हुआ, सरल हुआ। निश्चितता, निश्चितता का अर्थ है कि सांख्यिकी विश्लेषण में इसे हम आधार के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसका मान जो है वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगला है मध्यिका के 4 गुण बताइए। पहला है स्पष्टता, मध्यिका का जो मान है वो स्पष्ट और निश्चित होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। मध्यिका का मतलब है 1 2 3, तो इसमें स्थिति की दृष्टि से देखें तो मध्य की संख्या क्या है 2 है, तो मध्यिका क्या हो जाएगी 2। तो ये क्या है, स्पष्ट है, स्थिर है। सरलता, इसकी गणना हमने की तो हमें निरीक्षण से ही प्राप्त हो गया तो इसकी गणना सरल होती है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन, यदि हम इसको बिंदु रेखा में रखें तो क्या है 1 2 3, तो आप इसको बिंदु रेखा के माध्यम से भी बता सकते हैं कि जो ऊपर की संख्या है, जो बीच की संख्या है वो क्या है, मध्यिका है। गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट आदि होते हैं तो उसमें कौन विजयी होगा इसकी गणना मध्यिका के माध्यम से की जाती है, क्योंकि ये गुणात्मक तथ्यों के मापन के लिए उपयुक्त होता है। फिर है विध के दोष, यानी भूयष्टिक या बहुलक के दोष बताना है। तो भूयष्टिक क्या होता है, पहला तो ये चरम मान को कोई महत्व नहीं देता, बड़े जो मूल्य होते हैं उन्हें कोई महत्व नहीं देता। दूसरा, ये अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। तीसरा, इसका बीजगणितीय दृष्टि से विवेचन करना संभव नहीं होता है। कभी कभी जो विध होते हैं उसके परिणाम संदेहास्पद होते हैं और यह एक अनिश्चित मान इसका प्राप्त होता है। सो थैंक यू।